नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र देव मिर्जा हाजिर हूँ एक नया विषय के साथ। आज का हमारा विषय है थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन अर्थात मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मजदूरी का अर्थ क्या है, मजदूरी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अलग अलग व्यवसायों की मजदूरी दर अलग अलग होने के कारण एवं मजदूरी के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ वेजेज, जो मजदूरी के विभिन्न सिद्धांत उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग एंड डिफिनेशन कि मजदूरी का क्या अर्थ है और उसको लोगों ने किस प्रकार से डिफाइन किया है। अ वेज इज़ अ कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर वर्क for a company during a period of time. Wages are always paid based on a certain amount of time. This is usually on hourly basis. This is where the term hour worker comes from. Other form of compensation include salary and commission. अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी और के लिए काम करता है किसी एक निश्चित समय के लिए, तो उसको जो राशि मिलती है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। Wages are usually associated with employees' compensation that is based on the number of hours work multiplied by an hourly rate of pay. इसका मतलब मजदूर कितने घंटे काम करते हैं और प्रति घंटे की दर क्या है, इसके आधार पर उनको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। ये घंटे में हो सकते हैं, हफ्ता हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं। According to Benham, a wage may be defined as sum of money paid under contract by an employer to a worker for service rendered. बेनहम के अनुसार मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो किसी समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। उसी प्रकार से सेलिगमैन के अनुसार सैलरी फॉर वर्क इज़ रिगार्डेड एज वेजेस, काम का वेतन ही मजदूरी है। ये इसका मीनिंग और डिफिनेशन है। फैक्टर अफेक्टिंग द वेजेस, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मजदूरी को प्रभावित करते हैं। परचेसिंग पावर ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति भी मजदूरी को प्रभावित करती है। दूसरा, इंसिडेंटल एडवांटेजेस, नगद मजदूरी के अतिरिक्त अन्य लाभ, मतलब मजदूरी के अलावा और क्या क्या चीज़ें मिल रही है, जैसे HRA हो गया, DA हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, होम कुछ कंपनसेशन हो गया, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, मजदूरी के अलावा प्रभावित करते हैं। एक्स्ट्रा अर्निंग, अतिरिक्त आमदनी अर्थात कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां अतिरिक्त आय भी प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कोई टीचर है तो स्कूल में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाने के बाद वो ट्यूशन भी लेता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, अतिरिक्त आय भी हो सकता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कार्य का स्वभाव किस प्रकार से है, ये भी मजदूरी को प्रभावित करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति अरुचि से करता है और कुछ कार्य होते हैं जिसमें वह रुचि से करता है। जॉब एक्सपेंसेस, व्यावसायिक व्यय, कुछ व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अपनी योग्यता व कुशलता बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ व्यय अवश्य करने होते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक, वकील तथा डॉक्टर आदि। तो यो क्या बोलते हैं, मजदूरी में कितना एक्सपेंस आता है, जो डॉक्टर, टीचर, वकील, ये भी क्या होता है, प्रभावित करते हैं। होप ऑफ प्रोग्रेस, भावी उन्नति की आशा, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें भविष्य की उन्नति की आशा है, भले ही प्रारंभ में मजदूरी कम हो, और कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं, तो ये भी मजदूरी को प्रभावित करते हैं। पीरियड ऑफ वर्क, कार्य की अवधि, तो हम देखते हैं कि कुछ में घंटे के हिसाब में रहता है, कुछ में आपको एक निश्चित वो दिया जाता है टारगेट, उसको पूरा करना रहता है, तो ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड इट्स एक्सपेंसेस, काम सीखने का समय और इसका व्यय। जो हम काम इससे पहले भी हम जैसे देखे थे जॉब एक्सपेंस, उसी प्रकार से कुछ ऐसे काम होते हैं, टेक्निकल काम, जिसको हमको सीखने में टाइम लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम एक ही बार के निर्देश में सीख जाते हैं, तो ये भी हमारे मजदूरी पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ वेजेस इन डिफरेंट वर्क ऑफ ऑक्यूपेशन, विभिन्न भिन्न व्यवसायों में मजदूरी की भिन्नता के कारण
हम देखते हैं कि अलग अलग मज़दूर जो काम करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग ऑफिसों में, उनको अलग अलग मजदूरी मिलता है। तो उसके क्या कारण हैं ये हम जानेंगे। पहला है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, श्रमिकों की कार्यकुशलता में नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का स्वभाव। व्यवसाय के स्वभाव का प्रभाव मजदूरी की दरों पर पड़ता है। जो व्यवसाय रुचिकर तथा प्रतिष्ठादायक होते हैं उनमें मजदूरों की पूर्ति अधिक होने से मजदूरी की दरें कम होती है। जो व्यवसाय अरुचिकर, घिनौने और स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं उनमें मजदूरी की दर काफ़ी ऊंची होती है। मतलब जो सिंपल वाले काम हैं उसमें हम देखते हैं कि मजदूरी दर कम रहती है, और जो कठिन काम रहते हैं, जो रिस्क टेकिंग रहते हैं, उसमें अधिक मजदूरी दिया जाता है। डिफरेंट लेबर एफिशिएंसी, श्रमिकों की कार्यकुशलता में अंतर। श्रमिकों की कार्यकुशलता में अंतर के कारण श्रमिकों की मजदूरी में भी अंतर आता है। जिन मजदूरों की कार्य क्षमता अधिक होती है वे उत्पादन अधिक करते हैं और सेवा योजकों को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें ऊंची मजदूरी दी जाती है। इसके विपरीत जिन मजदूरों की कार्य क्षमता कम होती है वे कम उत्पादन करते हैं और उनकी मजदूरी कम होती है। तो जो एफिशिएंसी होती है, कार्यकुशलता होती है, उसके अनुसार मजदूरी क्या होता है, प्रभाव डालता है। लेस मोबिलिटी, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। गतिशीलता की कमी के कारण श्रमिक दूसरे व्यवसाय में काम करने नहीं जा सकते। कुछ देखते हैं कि कुछ कारणवश होता है या कुछ अपनी इच्छा से दूसरी जगह जाते नहीं हैं, तो वो कम मजदूरी में भी वो खुश रहते हैं। अन्य व्यवसाय में ऊंची मजदूरी मिल सकती है तो भी श्रमिक की गतिशीलता की कमी मजदूरी की दर को कम कर देती है। तो ये प्रभावित करते हैं कि मजदूरी जो मिलता है वो लेस मोबिलिटी के कारण भी लोग कम और ज़्यादा होता है। एडिशनल इनकम प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशनल, उन्नति की आशा। जिन व्यवसायों में मजदूरों को भविष्य में उन्नति की आशा रहती है उनमें मजदूरी की दर कम होती है, क्योंकि शुरू में कम मजदूरी पर भी मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां भविष्य में उन्नति की आशा नहीं होती वहां मजदूरी की दर अधिक होगी। वर्क रेगुलेटरी या वर्क फिक्सेशन, अर्थात रेगुलरिटी है या नहीं है, कार्य की नियमितता है या नहीं है। जिन व्यवसायों में मजदूरों को स्थायी रूप से कार्य मिलता रहता है उन व्यवसायों में मजदूरी कम होती है। यहाँ मजदूर इसलिए कम मजदूरी को स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें रुक रुक कर काम ढूंढने के लिए उधर उधर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा और भविष्य से क्या हो जाएगा इनका सुनिश्चित रहता है। उसी प्रकार से जहाँ थोड़े थोड़े समय के लिए काम मिलता है वहाँ मजदूरी की दर ज़्यादा रहती है। ट्रेड यूनियन इन्फ्लुएंस, श्रमिक संघों का प्रभाव। श्रमिक संघ भी मजदूरी की दरों को प्रभावित करते हैं। जहां श्रमिक संघ अधिक शक्तिशाली है वहां वे मजदूरी की दरों में वृद्धि कराने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जहां श्रमिक संघ कमज़ोर होते हैं वहां मजदूरी की दर कम होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत सारे मजदूरी की जो थ्योरी है वेज डिटर्मिनेशन के, इसके बारे में। तो सबसे पहले है हमारा सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। द थ्योरी was propounded by David Ricardo. According to this theory, the laborers are paid to enable them to subsist and perpetuate the race without increase or diminution. अर्थात उपयुक्त अर्थात क्या है, अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी को दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेबरर्स आर पेड टू इनेबल देम टू सबसिस्ट एंड परपेचुएट द रेस विदाउट इंक्रीज और डिमिन्यूशन। अर्थात मजदूरों को इतना मजदूरी मिलना चाहिए, न कम मिलना चाहिए न ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब न्यूनतम मजदूरी उनको मिलना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन as the आयरन लॉ ऑफ सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ वेज, अर्थात मजदूरी का लौह नियम भी इसे कहते हैं। द बेसिक assumption ऑफ दिस थ्योरी इज दैट if workers are paid wages more than subsistence level, worker number will increase and as a result wage will come down to the subsistence level। अर्थात जहाँ एक और जनसंख्या बढ़ती है वही मजदूरों की मजदूरी में भी कमी आती है। जब हम ज़्यादा मजदूर होंगे तो मजदूरी में भी कमी आएगी।
On the contrary, if workers are paid less than subsistence wages, the number of workers will decrease as a result of starvation, death, malnutrition of wages. इसे मजदूरी का लव सिद्धांत भी कहा जाता है. The basic assumption of this theory is that if workers are paid wages more than subsistence level, workers number will increase and as a result wage will come down to the subsistence level. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मज़दूर बढ़ेंगे तो मज़दूर अधिक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मज़दूरी कम मिलेगा. और मज़दूरी कितना तक पहुंच जाएगा, सब्सिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाएगा. एक और जनसंख्या बढ़ती है वहीं मज़दूरों की मज़दूरियों में भी कमी आ जाती है. जनसंख्या बढ़ने से मज़दूरी में क्या आएगा, कमी आएगा. ऑन द contrary, if workers are paid less than subsistence wages, the number of workers will decrease as a result of starvation, death, malnutrition, disease, etc. Then wage rate would again go up to subsistence level. Since wage rate tend to be at subsistence level at all cases, that is why this theory is also known as iron लॉ ऑफ वेजेस. दूसरी ओर मूल्यों के बढ़ जाने से असल मजदूरी रियल वेजेस कम हो जाती है. कि जब हम देखते हैं कि मजदूरी जब मज़दूर कम काम करेंगे तो कुछ बीमारी से, डेथ से, मालन्यूट्रिशन से, डिसीज से मर जाएंगे. तो मजदूरी कम होने से फिर जो मजदूरी का लेवल है वो ऊपर, मजदूरी का जो रेट है वो ऊपर चला जाएगा. कहाँ, सब्सिस्टेंस लेवल पे. अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, द नेचुरल price of labor is that price which is necessary to enable the laborer one with another to subsist and to perpetuate their race without either increase or diminution. डेविड रिकार्डो के अनुसार जो सब्सिस्टेंस लेवल है या जीवन निर्वाह मजदूरी का जो लेवल है वो इतना होना चाहिए कि एक मजदूर को ना ज़्यादा हो ना कम हो. नेक्स्ट है वेज फंड थ्योरी. This theory was developed by Adam Smith and later J.S. Mill completed the theory. इस जो वेज फंड थ्योरी है अर्थात मजदूरी कोष सिद्धांत है, इसको किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है. इसमें the theory was based on the basis assumption that workers are paid wages out of a predetermined fund of wealth. This fund he called wages fund, created as a result of saving. According to Adam Smith, the demand for labor and rate of wages depend on the size of the wages fund in proportion of labor. According, if the wages fund is large, wage would be high and vice versa. अर्थात जो मजदूरी रहता है वो मजदूरी पूंजी और जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है. मजदूरी कोष में वृद्धि के बिना मजदूरी नहीं बढ़ सकती. संक्षेप में श्रम की मजदूरी दो बातों पर निर्भर करती है, एक कोष और दूसरा मजदूरों की पूर्ति. एडम स्मिथ डेवलप दिस थ्योरी वा द वेज लेवल इज अ फंक्शन ऑफ सरप्लस फंड अवेलेबल विद द एम्प्लॉयर. अर्थात बाकी चीज़ों को भुगतान करने के बाद जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके पास जो पूंजी बचती है, जो पैसे बचता है, उसी को मजदूरी के रूप में दिया जाता है. The theory also explains that if workers want to increase their salary, they need to control the population so that wages are distributed to less laborers in high rate. अगर मजदूर चाहते हैं कि उनको ज़्यादा मजदूरी मिले तो उनको जनसंख्या या मजदूरों में कमी करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेज है, जो फंड है वो फिक्स है. फंड फिक्स है तो मजदूर अगर कम होंगे तो उनको ज़्यादा रेट मिलेगा, और अगर मजदूर ज़्यादा होंगे तो उनको प्रोपोर्शनेटली कम रेट पे मजदूरी दिया जाएगा. नेक्स्ट है the surplus value theory of wages. This theory was developed by Karl Marx. This theory is based on the basis assumption that like other article, labor is also an article which could be purchased on payment of its price, that is wages. सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने थी उसके अर्थात मजदूरी भी एक वैसे ही है जैसे बाकी चीज़ें हैं. जैसे हम वस्तुओं को खरीदते हैं उसी प्रकार से लोगों को पैसे देकर या मजदूरी देकर लोगों से काम कराते हैं. This payment according to Karl Marx is at subsistence level which is less than in proportion to time labor takes to produce item. और जो मजदूरी होता है, मजदूर का जो उत्पादकता होता है, मान लीजिए मजदूर 50 रुपये हम उस मजदूरी दे रहे हैं तो वो 100 रुपये का उत्पादन करना चाहिए. अर्थात वो ज़्यादा का उत्पादन करेगा तभी क्या होगा, उसको मजदूरी मिलेगा. द सरप्लस अकॉर्डिंग टू हिम गोज टू द ऑनर. और जो अधिक रहता है, जो अधिक का उत्पादन करता है एक्स्ट्रा, वो किसको जाता है, मालिक को या स्वामी को जाता है. The surplus value is equal to the new value created by workers in excess of their own labor cost.
अर्थात मजदूर का जो कॉस्ट है उससे अधिक का जो उत्पादन करता है वो मालिक को जाता है। तो मजदूर भी क्या है, एक वस्तु की तरह ही है जिस प्रकार से अन्य चीज़ें हैं। रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, दिस थ्योरी ओवे इज डेवलपमेंट टू फ्रांसिस ए वाकर। फ्रांसिस ए वाकर ने क्या किया है, इस थ्योरी को दिया है। मजदूरी के सिद्धांत, मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत, इसे हम अवशेष अधिकारी सिद्धांत भी कहते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी विच लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurship. He believes that once all other 3 factors are rewarded, that remain left is paid as wages to workers. अर्थात वाकर जी कहते हैं कि मजदूरी क्या है, जब टोटल उत्पादन करने के बाद हम बाहरी जो खर्च करते हैं, जैसे इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, ब्याज के रूप में, किराए के रूप में, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में, उसके बाद जो बचता है वो वेजेस के रूप में दिया जाता है। सिद्धांत के अनुसार यदि श्रमिकों की कार्य क्षमता या उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो जाए तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, फलतः मजदूरों को मिलने वाली अवशेष भाग में भी वृद्धि हो जाएगी। अतः श्रमिक जितना अधिक उत्पादन बढ़ाएंगे उन्हें उतनी ही अधिक मात्रा में मजदूरी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि मजदूर जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे, टोटल प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, उनको उतना ज़्यादा मजदूरी दिया जाएगा। द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, जॉन डेविडसन वाज द प्रोपोनेंट दिस थ्योरी। जॉन डेविडसन ने यह थ्योरी दी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फिक्सेशन ऑफ वेज डिपेंड अपॉन द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स, ट्रेड यूनियन एंड ऑफ एम्प्लॉयर। बार्गेनिंग थ्योरी मतलब ये है कि जो वेजेस है वो स्वामी के बीच में और जो ट्रेड यूनियन रहते हैं, विभिन्न श्रमिक संगठन, ये इनके द्वारा निर्भर रहता है। हियर वेज लेवल इज डिटरमाइंड बाय द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड देयर एसोसिएशन वर्सेस एम्प्लॉयज़ एंड देयर ट्रेड यूनियन। जो मजदूर संघ है, एम्प्लॉय संघ है, ट्रेड यूनियन, उनके द्वारा, और जो एम्प्लॉयर होते हैं स्वामी संघ, उनके द्वारा जो बार्गेनिंग करके फिक्स किया जाता है। When a trade union is involved, basic wages, fringe benefit, job differentiation and other benefit are tend to be determined by the relative strength of the organization and the trade union. जब ट्रेड यूनियन किसी मजदूर के श्रमिक का मजदूरी निर्धारित करने में शामिल होता है तो वो मजदूरी के साथ साथ बहुत सारी अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय फिलिप्स हेनरी विकस्टीड of England and J.B. Clark of USA. According to this theory, wages is determined based on the production contributed by the last worker, that is marginal worker. Her production is called marginal product. इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादकों द्वारा मजदूरी की मांग उनकी सीमांत उत्पत्ति पर निर्भर करती है। जिस प्रकार किसी एक उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के आधार पर तय होता है, उसी प्रकार मजदूर की मजदूरी भी उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर तय होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जो कि अन्य साधनों के पूर्ववत रहने पर एक श्रमिक के बढ़ाने या घटाने से बढ़ती या घटती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेज ऑफ अ लेबर इज डिटरमाइंड बाय हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसका अर्थ यह है कि मजदूर की जो मजदूरी ये निर्धारित करती है कि वो कितना एक्स्ट्रा, एक अधिक मजदूर कितना अधिक उत्पादन कर सकता है। अकॉर्डिंगली वर्कर आर पेड व्हाट दे आर इकोनॉमिकली वर्थ अस असेस्ड बाय द एम्प्लॉयर। इसी के अनुसार जो मालिक होता है वो निर्धारित करता है कि मजदूर को कितना मजदूरी मिलना चाहिए। द मार्जिनल कॉन्सेप्ट सेज दैट द एम्प्लॉयर कंटिन्यू टू एम्प्लॉय लेबर as long as वैल्यू एडिशन बाय द मार्जिनल वर्कर इज मोर देन हिज कॉस्ट। अर्थात जो सीमांत उत्पादकता होता है, हम इसमें जानते हैं कि एक अधिक बाकी सभी चीज़ों को फिक्स रखने पर, एक मजदूर को अधिक बढ़ाने पर जितनी उत्पादकता बढ़ेगी उसी के अनुसार उसका क्या कहलाएगा, जितना उत्पादन बढ़ेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। तो एक मालिक तब तक रखेगा जब तक उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ता रहेगा। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, जो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत है वो उसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस भी कहते हैं, आधुनिक सिद्धांत, या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं, मांग और पूर्ति का नियम भी कहते हैं।
Just as the price of commodity is determined by the interaction of the forces of demand and supply, the rate of wages can also be determined in the same way with the help of demand and supply forces. जिस प्रकार क्या बोलते हैं, किसी वस्तु में मांग और पूर्ति के अनुसार उसका कीमत निर्धारित होता है, उसी प्रकार से जो आधुनिक सिद्धांत है मजदूरी का, उसमें भी मांग और पूर्ति द्वारा ही मजदूरी निर्धारित किया जाता है. सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड सोशल स्ट्रक्चर. जो मज़दूरों की सप्लाई है, पूर्ति है, वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे पॉपुलेशन का साइज क्या है, मोबिलिटी गतिशीलता क्या है, और सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक ढांचा क्या है. उसी द वेज विल बी डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ इक्वल टू ईच अदर. जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होगी वहाँ पर मजदूरी का निर्धारण होगा. द डिमांड फॉर अ लेबर डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज डिमांड फॉर प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. उसी प्रकार से मजदूरों की मांग तब होती है कब, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, जब वस्तु का डिमांड हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक मजदूर के द्वारा कितना अधिक उत्पादन किया जा रहा है, और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अस प्रोडक्ट प्राइस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. सिमिलरली द वेजेस इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर. जिस प्रकार से किसी सामान्य वस्तु पर मांग और पूर्ति से कीमत निर्धारण किया जाता है, उसी प्रकार से मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत कहता है कि मांग और पूर्ति के अनुसार ही मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा. तो इसी के साथ ही द एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.